और स्वदेश पर बाजार में दबाव की स्थिति बनी हुई है। 200 से ज़्यादा पॉइंट नीचे निफ्टी, लेकिन इस उठापटक के बीच हमारे साथ अब एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट एंड सीईओ ताहिर बादशाह मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। ताहिर, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। देखिए, आज जैसा दिन होता है तभी आप जैसे जो वॉइसेस होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफ जो वेरिएंट की खबर आई है, म्यूटेंट की खबर आई है, उसके चलते एशियन मार्केट्स में भी हमने देखा सेंटिमेंट नेगेटिव है। आप इस समय कितने चिंतित हैं ये जो नए वेव या फिर नए म्यूटेंट की बात हो रही है उससे? तो देखिए, एज ऑफ नाउ जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो काफ़ी इनएडिक्वेट है टू मेक अ क्लियर जजमेंट कि भाई ये वेरिएंट का असर कितना होने वाला है। अच्छी बात यह है कि एक्चुअली ये जो ओरिजिन हो रहा है वो एक ऐसी कंट्री से हो रहा है जहाँ पे देर इज एक जो हेल्थ और हेल्थ के लिए जो अवेयरनेस है वो काफ़ी ठीक ठाक है और ट्रांसपेरेंसी लेवल रीजनेबली हाई है। उन्होंने WHO को भी अप्रोच किया हुआ है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे हालांकि इंटेंसिटी ऑफ द वेरिएंट इज ऑब्वियसली जैसे बताया जा रहा है कि इट इज़ क्वाइट सिवियर, बट ये भी है कि इसे अर्ली स्टेजेस पे अगर हम ठीक से कंट्रोल करते हैं एट कोऑर्डिनेटेड लेवल तो आई थिंक उसका स्प्रेड काफ़ी हद तक हम संभाल सकते हैं। सो मुझे लगता है कि शायद ये उस तरीके का रूप न ले जैसे कोविड-19 ने लिया कोविड ने लिया था इन 2020। सो मेरे हिसाब से आई थिंक दिस विल नॉट टर्न आउट टू बी एज विशियस as what COVID-19 has turned out to be, but let's see, we'll have to wait and watch. These are things जहाँ पे एक immediate judgment देना always मुश्किल होता है, लेकिन I think market is obviously हालांकि this was not the risk जो market की नज़र में था, तो इसलिए reaction to that extent is a little more severe, but clearly market एक ऐसे level पे था जहाँ कुछ unknown risks अगर manifest होते हैं तो थोड़ा बहुत market पे दबाव आना जाहिर था। ताहिर, गुड मॉर्निंग। ताहिर, Morning. एक और बात, ऑफ कोर्स ये तो एकदम लेटेस्ट वरी है एंड मार्केट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर कुछ ना कुछ परेशानी की बात क्लाइम करने के लिए, क्लाइम वॉल ऑफ वरी को करने के लिए। इससे पहले एक बात जो बाजार को थोड़ा नर्वस कर रही थी वो थी फार्म बिल्स का पीछे ले जाना, और लोग सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, डर था लोगों के मन में कि बाजार की गवर्नमेंट जो अभी तक काफ़ी डिसाइसिव रही है और बहुत क्लियर इंडिकेशंस दिए हैं रिफॉर्मिस्ट मूव्स के, कहीं वो किसी एक स्टेप बैक ले रही हैं क्या? आगे आने वाला बजट जो है वो काफ़ी बड़ा ट्रिगर होगा बाजार के लिए। कहाँ वहाँ पे तो रिस्क नहीं है कि वो थोड़ा सोशलिस्ट हो जाए, टिल्ट हो जाए? आपकी रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उन सब मैटर्स पे क्या व्यू है एज अ वन ऑफ द फैक्टर्स टू ड्राइव दिस, टू पावर दिस बुल रन? नहीं, तो ये क्लियरली एक ऐसी बात है जहाँ पे हम पॉजिटिव रहे हैं और हमने जो गवर्नमेंट के अप्रोच में जो बदलाव देखा है ओवर द लास्ट 1.5-2 years, clearly a lot more economy and economy focused and development focused and reform focused approach रहा है compared to what probably it was in 2017, 18, 19. तो आई थिंक ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट इशू मैटर था जिस पे हम काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे हैं और उसके बलबूते पे वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग दैट इंडियाज इकोनॉमिक साइकिल विल बी relatively stronger compared to जो सिचुएशन रही है ओवर द लास्ट 3-4 years. So I think yes, what you are pointing out is somewhat of a disappointment, but ऐसा भी है कि मतलब there was certain probably they might come back with a revised proposal which जो दोनों तरफ parties को lot more acceptable हो सकता है. So I think we should wait. I think some of the important reforms in any case are other reforms are in any case being implemented with great vigor and particularly manufacturing related जो है, तो हाँ मुझे लगता है कि वहाँ से clearly that is something which is being demonstrated. It is a flagship program of the government, the PLI scheme जैसे कि हो गया for example, and many other things. So I think there is a commitment for sure, but let's see in this regard. मुझे लगता है कि I think as soon as some of the other compulsions are out of the way, एक revised proposal के रूप में I think ये पेश किया जाएगा।
राइट ताहिर, साथ ही आपसे, क्योंकि आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर में एक बड़े इंडिकेटर की यहाँ बात करी, हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर भी आपसे का व्यू जानना चाहेंगे। अभी तक जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स Q2 में आई वो बहुत सारी कंपनीज की बेहतर रही, इन लाइन रही, सो मोर और लेस इट वाज अ गुड क्वार्टर। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब द मार्जिन का जो प्रेशर है Q3 में, शायद अब FMCG कंपनियों ने दाम भले ही बढ़ा दिया, लेकिन वो रिफ्लेक्शन आपको Q4 में दिखेगा, क्योंकि वी आर ऑलरेडी हाफ पास Q3। कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर आप कितना बड़ा ट्रिगर देख रहे हैं उसे, इससे क्या डायरेक्शन इंडियन मार्केट्स ले सकता है? आई थिंक जैसे कि हमारे आसपास दिख रहा है, आई थिंक डिमांड की सिचुएशन इज रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, एंड ऑल्सो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पे फास्ट नॉर्मलाइजेशन हो रहा है एज द इकोनॉमी इज काइंड ऑफ गोइंग बैक टू प्री कोविड लेवल्स। तो ऑन दैट फ्रंट ग्रोथ इज रीजनेबली सिक्योर। आई थिंक जो लास्ट क्वार्टर में एट वन लेवल, एज वी ऑल नो, जो डिसअपॉइंटमेंट आया वो काफी हद तक मार्जिन के रूप में आया, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन pressure out of raw material prices, which is seen across the board in various industries. तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि some of these shortages related जो impact है on raw materials, that has been lot more severe in the short term, and वो थोड़ा ease होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि I think the scenario for corporates also from the margin perspective या तो raw material perspective से थोड़ा सुधर जाएगा over the coming couple of quarters, and the pressure will not be as acute. एंड अगर डिमांड की सिचुएशन अगर रीजनेबली स्ट्रांग रही तो थोड़ा बहुत कुछ हद तक जो पास थ्रू नहीं हो पाया है वो भी मुझे लगता है कि उनको थोड़ी वो फ्लेक्सिबिलिटी या हेडरूम मिल जाएगा। तो आई थिंक ऑन बोथ दीज काउंट्स मुझे लगता है कि रेवेन्यू लाइन अगर स्ट्रांग आती है, शायद बेस इफेक्ट के कारण इतना ग्रोथ ना आए जितना हमने पिछले 2 या 3 क्वार्टर में देखा है, लेकिन आई थिंक मार्जिन्स सपोर्टिव रहेंगे, एंड दैट वुड मीन के नेट एट द एंड लेवल जो हम प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी इम्पैक्टेड, इट शुड बी रीजनेबली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, या शायद थोड़ी स्ट्रांग भी हो सकती है। ताहिर, एक बात बताइए, अब जैसे आज का दिन है, ये कंसर्न है, हो सकता है 3-4 दिन और चले भी, शायद कोविड के या नए म्यूटेंट की कंसर्न, लेकिन भारत में अनलॉक का जो ट्रेड है वो बहुत अच्छे से प्ले आउट हुआ मार्केट में, और अभी भी जाहिर सी बात है अगर कोई बहुत बड़ा थर्ड वेव नहीं आया तो और अनलॉकिंग भी होगी और वो दिखेगा भी स्टॉक्स में। अब जैसे आज का दिन है, इन स्टॉक्स पर सेलिंग प्रेशर है, चाहे इंडियन होटल्स हो या फिर बाकी स्टॉक्स भी हों, आप इस तरह के मौके में खरीदारी करने की सलाह देंगे क्या, अनलॉक से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें? तो मैं कहूँगा जो अनलॉक के जो स्टॉक्स है वहाँ पे अगर ज्यादा एक्सपोजर इंटरनेशनल ट्रैवल रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा संभलना चाहिए, एंड मे बी वन कैन वेट फॉर द सिचुएशन टू बी अ लिटिल बेटर अंडरस्टूड या टू ब्लो ओवर। आई थिंक डोमेस्टिक अनलॉक इज नॉट एज ऑफ नाउ लुकिंग अंडर अ थ्रेट, एंड मे बी इंटरनेशनल ट्रैवल पे कर्व्स बढ़ जाएंगे, और शायद गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू रिलैक्स सम रूल्स ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल इन द कमिंग डेज और वीक्स। तो मुझे लगता है दैट विल बी डिफर्ड फॉर नाउ गिवन दिस डेवलपमेंट। तो बट एज आई सेड कि इट्स पॉसिबल, लेट्स सी हाउ कैसे ये अनफोल्ड होता है ओवर द नेक्स्ट सम डेज, बट दिस टाइम अराउंड वी हैव इट्स probably arising from a country जहाँ पे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लेवल ज्यादा है, जहाँ they themselves are wanting to approach other countries in the world to take action at the very early stages. So मुझे लगता है कि this may not necessarily transform into a very severe pandemic if it can be controlled as an endemic. ताहिर, आप अपनी अक्रॉस स्कीम्स जो आपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क लेके चल रहे हैं, उसमें अगर आप कुछ शेयर कर सकें, कोई स्पेसिफिक फिलॉसफी या थीम जो कंसेंसस के बियॉन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये कंसेंसस बन रहा है कि फाइनेंशियल्स को ओवरवेट जाने का टाइम आ गया है बिकॉज अर्निंग्स क्रेडिट साइकिल एक्चुअली वो स्टार्ट हो रहा है, और सिमिलरली अर्ली साइंस ऑफ कैपेक्स हैं तो वहाँ भी देख क्लोजली वॉच करने का एरिया है, या कुछ और ऐसा कुछ जो नॉन कंसेंसस हो थोड़ा? तो जी क्लियरली हम एक दो चीजें जहाँ पे आप हमारी पोर्टफोलियो की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि बेसिकली थिंग्स लाइक जो डोमेस्टिक सिक्लिकल रिकवरी रिलेटेड है वो वहाँ पे हमारी रियली ठीक ठाक पोजीशनिंग है, एंड दैट इज वेयर हमें कंफर्ट ज्यादा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ अनलॉक, एंड जिस तरीके से हमने
we have been able to manage the pandemic and in the second phase particularly. और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटी जो हमेशा से मतलब स्टार्ट ऑफ 2021 से रीजनेबली ऑन कोर्स रही है. तो आई थिंक एक तरीके से हमारी पोर्टफोलियो का जो ढांचा है वो टिल्ट किया हुआ है हमने टुवर्ड्स थिंग्स लाइक फाइनेंशियल्स या इंडस्ट्रियल्स, जहाँ पे या तो अर्निंग्स की कंफर्ट है या तो वैल्यूएशंस की कंफर्ट है. और जो अपरेंट रिस्क था पर्टिकुलरली फॉर फाइनेंशियल्स वो काफी हद तक फेड हो गया है बैकग्राउंड में. तो I think that is these are the two strong areas where we are positioned. Third is technology, jahan we are there for the certainty of the earnings, and obviously ye sab cash flow wise and balance sheet wise these are very very strong enterprises. So I think that is another third point. वहाँ फिर खैर हमने थोड़ा बहुत शायद हमने उसको पोजीशन को थोड़ा मॉडरेट किया हुआ होगा क्योंकि हमने we have seen a very sharp rise in valuations. लेकिन फिर भी that is another very strong large part of the portfolios. So I think broadly the portfolios की centricity इन तीन sectors के बीच में बना के रखी है हमने, and then the balance is covered under some different sectors जो एक तरीके से एक risk reward balance करने का प्रयास है across different strategies. At this level of the market we don't have a choice, but हमें risk के बारे में और भी ज्यादा सोचना पड़ रहा है compared to what we had to think maybe 1 year back or at the bottom of the market. ताहिर, आपके जितने भी फंड्स हैं हमने उसमें देखा कि आपका एक्सपोजर भारतीय एयरटेल में, क्योंकि हेवी वेट्स में आपने जो स्टॉक पिक किए हैं वो बड़े डाइवर्सिफाइड वे से पिक किए हैं, उसमें भारतीय एयरटेल भी है. टेलीकॉम स्पेस पे लेकर आपका क्या नज़रिया, आपको लगता है कि यहाँ और ऐड करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ फ्लोस निकल कर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर अब ये सेक्टर प्रॉफिटेबल होने की बात हो रही है, आरपू बढ़ेंगे, तो भारतीय एयरटेल पर आप क्या सलाह देंगे? टेलीकॉम स्पेस आपको लगता है कि मे बी यहाँ पर री रेटिंग हो सकती है? टेलीकॉम एंसिलरी, क्या व्यू रहेगा आपका? जी बिल्कुल, आई थिंक आपने समराइज कर दिया. और हमने एक्चुअली भारतीय एयरटेल पे एक सकारात्मक व्यू करीब 2019 की शुरुआत से ही बना के रखा था. एंड उस समय क्लियरली हमें शायद इतनी ज्यादा प्राइस हाइक्स और आरपू इंक्रीज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमें ये कंफर्ट हम ले सकते थे कि मतलब cycle has passed through the 10-year long downward drift in the telecom sector, and rates had come to a level जहाँ पे मतलब beyond a particular point और erosion की तो कोई scope लग नहीं रहा था. तो I think it was a matter of wait and watch, and I think थोड़ा बहुत इस चीज में समय लग गया, लेकिन I think 2 years from then we are already seeing कि जो हम उम्मीद कर रहे थे वो already manifest हो रहा है in terms of consolidation plus action from the telecom operators in order to make themselves a little more comfortable and profitable. And I think जो और सारे जो headwinds थे, regulatory related issues थे, वो भी are behind us. So we are looking forward to a better profitability era for the telecom companies. और ये business ऐसा है जहाँ पे small changes in pricing जो बहुत सारे लोगों को hurt न करे, लेकिन फिर भी it adds to a significant delta in the profitability of some of these companies. मतलब जो single digit ROC telecom operators की profitability रही है, वो आने वाले 2-3 साल में even at this level of pricing या इससे थोड़ी improved level of pricing पे they can be making 25 to 30% return on capital. तो एक बड़ा swing है जो as you also said can lead to the re-rating of many of these companies. And I think 5G capex होने के बाद मुझे लगता नहीं कि there is immediately anything on the horizon from a capex या investment standpoint for many of these companies. So I think in all these ways we take a very constructive view on the sector. तो इसीलिए हमारी telecom में position काफी central रही है in many of our strategies. चलिए इस बीच आज की जो लिस्टिंग है उस पर भी बात कर लेते हैं. टारसन्स प्रोडक्ट्स आज लिस्ट होने वाला है. 77 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था. ये इशू प्राइस 662 रुपये का था और 700 रुपये के आसपास इस समय संकेत हैं कि ये शायद सेटल हुआ है 700 के आसपास. तो हो सकता है इसी दायरे में, यानी थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ ओपनिंग हो सकती है यहाँ पर. तो इस पर नज़र रखेंगे और आपको बताएंगे जब लिस्टिंग होगी तब कि किस तरह का रुझान बनता है. लेकिन फ़िलहाल
हो सकता है मुनाफे में देखने को मिले लिस्टिंग। ताहिर, हालांकि किसी एक स्टॉक पर तो नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन ये जो रीसेंट लिस्टिंग्स है, जैसे पेटीएम में भी हमने देखा है एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला लिस्टिंग के बाद, उसके बाद एक रिबाउंड था। आज शायद मार्केट सेंटिमेंट के चलते फिर से थोड़ी सी सेलिंग है, या फिर बाकी भी जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज़ हैं जैसे जोमेटो है या फिर और कुछ स्टॉक्स, आपका व्यू इन स्टॉक्स पर क्या है? क्या इसमें से आपने मन बनाया है कुछ चीज़ें पोर्टफोलियो में ऐड करने का? तो देखिए, हमने सिलेक्टिव बेसिस पे ऐसी कुछ कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है इन आवर पोर्टफोलियोज एंड वी आर पार्टिसिपेटेड इन सम ऑफ दीज आईपीओज। लेकिन हमारा जो अप्रोच रहा है वो करीब करीब जो हम लिस्टेड एंटिटीज या जो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड एंटिटीज है उसके लिए जो हम अप्रोच रखते हैं, अब जो फ्रेमवर्क अडॉप्ट करते हैं वही फ्रेमवर्क हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया हुआ है। तो आई थिंक हमारा प्रेफरेंस फॉर सम ऑफ दीज न्यू जनरेशन बिजनेसेस या ऑनलाइन बिजनेसेस हैज बीन टुवर्ड्स कंपनीज जहाँ पे एक क्लियरली या तो साइज या कंपेटिटिव एडवांटेज की एक पोजीशनिंग अगर है तो दैट हैज अट्रैक्टेड अस। लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग। आई मीन उसके साथ साथ अगर, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन का जो लैंडस्केप है वो इन सब चीज़ों में बहुत तेजी से चेंज हो सकता है ओवर द कमिंग ईयर्स। सो वी आर नॉट सेइंग कि ये सब बिजनेसेस विल नॉट सी कंपटीशन, वी आर नॉट गोइंग विद दैट माइंडसेट, बट कैन दे प्रोटेक्ट द टर्फ एंड कैन दे मेंटेन द लीडरशिप, और कितनी लीड है उनके पास, प्लस मार्केट की क्या साइज है वगैरह वगैरह। सो दोज आर द थिंग्स विच ऑन द बेसिस ऑफ विच वी मार्केट की अपॉर्चुनिटी साइज क्या है उसके बेसिस पे हमने कॉल्स लिए हैं। आई थिंक साथ ही साथ हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया है। सो अगर एट सम लेवल इवन इन सम ऑफ दीज न्यूली लिस्टेड न्यू जनरेशन बिजनेसेस या सम ऑफ दीज बिजनेसेस जो अभी तक नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि all these IPOs have come with companies which are not profitable. There are some जिसका starting profitability या over the last 5-6 years उन्होंने जो अपना dominance बनाया हुआ है, तो their starting point is quite strong. तो अगर ऐसी कुछ चीज है तो then we are relatively more safer and हम उनमें थोड़े और confidently we have been able to move ourselves from our portfolio standpoint. So I think जहाँ पे starting comfort ज़्यादा है with respect to profitability and their ability to maintain that profitability, I think we have been evaluating some of these new generation businesses also, क्योंकि they are going to become prominent over time. I mean, we cannot wish them away, and given changing lifestyles and the dynamics of various things around us. ताहिर, मैं देख रहा था कि एक आपके लार्ज फंड की बड़ी शेयर होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज है, कुछ 5-6% है। सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं नाम ले रहा हूँ वो। कल हमने देखा कि JSW एनर्जी भी 5% के अपर सर्किट पर लग गया। द मोमेंट दे सेड कि वो रिस्ट्रक्चर करने का जो प्रोसेस उन्होंने अनाउंस किया था पहले, वो आगे बढ़ रहा है। और एक दो और कंपनीज हैं जो ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन एरिया में काफ़ी बड़ा काम कर रही हैं, शायद अदानी ग्रुप तो ऑफकोर्स है ही। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने नाम लिए हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस बिजनेसेस को या इन सेगमेंट के बिजनेसेस को, जो भी कंपनीज इसको फॉलो कर रही हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं? ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल्स। और ये बात भी फैक्ट है कि इंडिया में रिन्यूएबल्स का ये सेकेंड अवतार है। एक सुजलॉन वाला ये समय और निकल चुका है और वो इतना बड़ा स्केल अप नहीं हो पाया था, हालांकि काफ़ी फैंसी हुआ था उस समय जब सबको रिन्यूएबल्स करना था। ये सेकेंड अवतार में न्यू एनर्जी बिजनेसेस आ रहे हैं। आपने इस पर स्टडी किया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है इंडिया के लिए? $80 बिलियन का क्रूड हम यूज़ करते हैं, क्या वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बन सकता है इन कंपनीज के लिए? क्या बन सकता है नेक्स्ट 2-4 साल में? तो हमने कुछ कंपनीज की इवैल्यूएशन के संदर्भ में ये कॉन्टेक्स्ट स्टडी किया हुआ है, एंड एज ऑफ नाउ ऑब्वियसली एवरीथिंग इज नॉट understood by everybody, and everything is not known to us. It is something which is an evolving field, जैसे आपको भी पता है. But while we know the importance and the relevance ये segment gather कर सकता है over time because of focus on renewable energy and newer forms of energy, but I think basic principles of investing हमने अभी तक वही रखे हैं कि मतलब we have to be with companies जहाँ पे we are not taking a lot of balance sheet related risk. यही opportunity अगर हम ऐसी कंपनीज के थ्रू कर सकते हैं जहाँ पे बेसिकली दे आर सप्लायर्स और दे आर एंसिलरी प्रोड्यूसर्स या सपोर्टिंग कंपनीज टू फ्रंट लाइन
पावर प्रोड्यूसर्स या जो भी हो, जो एसेट एलोकेट करते हैं, उनसे हम अवॉइड करते हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं. वी आर प्रेफरिंग कंपनीज जो उनको सपोर्ट दे रही है या एंसिलरीज है या उनको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कुछ. So I think that takes away the risk, allows you to participate in the evolving opportunity. Many of these new opportunities, chunki they are replacing some of the existing opportunities, obviously the size can be significantly large. चाहे वो conventional to non-conventional energy हो या चाहे telecom हो या चाहे whatever else, or online हो for that matter. So I think opportunity sizes in all these can be very big, but basic principles of investing still remain the same. Preference सबसे ज्यादा उन्हीं कंपनी की तरफ रहा है जहाँ पे they can exploit the same opportunity without taking commensurate balance sheet. जी बिल्कुल. इस बीच एक बार थोड़ा मार्केट को देख लेते हैं, क्योंकि देखते ही देखते अब 270 पॉइंट से ज़्यादा इनफैक्ट निफ्टी नीचे चला गया. 17,260 पर है ये, और सेंसेक्स 900 पॉइंट नीचे है, 57,898 के आसपास का लेवल है. तो जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ा है थोड़ा मार्केट में. और साथ ही अब देखते हैं आज जो लिस्टिंग भी होने वाली है वो कितनी सस्टेन कर पाती है. लेकिन एटलीस्ट इस समय तो लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन मिल जाए अगर किसी को अलॉट हुआ है शेयर आईपीओ में तो. लेकिन ये रहा आपकी स्क्रीन पर निफ्टी 17,264 पर, जो अभी इसी हफ्ते इसने लो हिट किया था वो 17,216 का था, जहां से ये वापस घूमा था. ये एक सपोर्ट ज़रूर है 17,200, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है. आज उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इंट्राडे बेसिस पर टेस्ट नहीं हो. ये एक और एक चीज़ जो कि ताहिर बहुत अच्छी चल रही थी बाज़ार में, वो थी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, या फिर जैसे टाटा मोटर्स पर हमने देखा एक बहुत अच्छा प्रीमियम जनरेट हुआ था जो ई व्हीकल्स का पूरा थीम है उसके चलते. ये एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जो इस तरह के थीम होते हैं दे आर स्लाइटली इंसुलेटेड फ्रॉम द ग्लोबल हेडविंड्स, चाहे कोरोना हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, चलती रहेंगी. इस पर आपने रिसेंटली क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है अपने पोर्टफोलियो के लिए? तो आई थिंक वी आर, जैसे कि हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में ऐसी कुछ कंपनीज जो अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे एक्सपोजर है. तो देखिए ईवी पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद रिस्पेक्ट टू ऑटोज पे अगर सवाल है, हमें लगता है कि 4 व्हीलर्स के लिए थोड़ा इजियर रहेगा कंपेयर टू, मतलब 2 व्हीलर्स में कंपटीशन की ज़्यादा chances है. 4 व्हीलर्स में भी रहेगा, लेकिन आई थिंक इट विल टेक, देयर विल बी सम कंपनीज हु विल टेक अ सब्सटैंशियल लीड. एंड हालांकि 2 व्हीलर में द रोल आउट विल बी मच फास्टर देन 4 व्हीलर्स. सो आई थिंक वी हैव, हमारा प्रेफरेंस रहा है फॉर 4 व्हीलर्स, नॉट जस्ट फ्रॉम एन ईवी स्टैंड पॉइंट एज मच, बट more from a cyclical recovery and lower competition standpoint. वहाँ पे अगर कुछ ऐसी कंपनीज है जिसमें ईवी का जो डेवलपमेंट्स है या उनकी जो करंट प्रोडक्ट प्रोफाइल है मार्केट में या उनकी एबिलिटी है इन ऑर्डर टू टेक लीड, अगर ऐसी कुछ सपोर्टिंग एविडेंस भी है या वो भी एक अपॉर्चुनिटी अगर साथ ही साथ पेश हो जाती है, तो देन दैट मेक्स इट इवन अ मच मोर स्ट्रॉन्गर अपॉर्चुनिटी. But right now we are more focused on companies which can provide that domestic cyclicality, especially in the auto space. And वहाँ पे मुझे हमें लगता है कि 4 व्हीलर्स में वो opportunity relatively clearer है compared to maybe 2 व्हीलर्स. ताहिर, आपने कई सारे सेक्टर्स की बात की, हालांकि जहाँ पर हमें आगे के लिए अच्छी डायरेक्शन दिखती है, आगे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं. एक बार आपका इंफ्रा स्पेस पे स्पेसिफिकली कुछ, आई डोंट वांट टू टॉक नेम्स, बट क्योंकि हमने देखा कि सीमेंट्स के नंबर्स आए, उन्होंने क्लियरली बोला कि ऑर्डर बैकलॉग उनकी बहुत हाईएस्ट है, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे है. और साथ ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह के इंडिया में रिफॉर्म्स और जिस तरह के प्लान्स और एक्शंस देखने को मिल रहा है, चाहे आप जेवर एयरपोर्ट की बात करें, तो फॉर श्योर कैपिटल गुड्स, इंफ्रा स्पेस, ये एक बड़ी थीम हो सकती है. व्हाट इज योर व्यू? So clearly we are in sync with that thought process, and इसलिए मैंने जैसे कहा कि not just, so we run an infrastructure fund, जैसे आपको पता है, we've been running it for the more than 13 years.
and it has done very well for itself. In fact, it has even beaten the Nifty in the last 13 years, and over 10 years, 5 years also. But point is कि to that extent we are positive, and not just in our infrastructure fund, but even in our regular funds. जैसे मैंने बताया कि हमने एक तरीके से इंडस्ट्रियल्स की जो स्पेस है, whether it is light engineering, heavy engineering, infrastructure, उन सब चीजों में हमने हमारा रुझान ठीक ठाक बना के रखा है, क्योंकि वी बिलीव, वी आर ऑफ द व्यू कि एक नया इन्वेस्टमेंट साइकिल यहाँ से शुरू होने जा रहा है, एंड many of the factors जो were necessary are required as a precondition for that investment cycle to emerge have started to fall into place. चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की जो स्टेटस है, चाहे वो आप इंटरेस्ट रेट्स का सिनेरियो ले लो, या चाहे कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स की सिचुएशन ले लो, वो सब चीजें अगर हम रिवाइवल ऑफ द कमोडिटी साइकिल ले लो, I think all these things are elements which are required to be in place for and last but not the least, of course, government policy also. So these are elements which are required to be in place for a fresh investment cycle to start. And therefore, therefore, this investment space or the infrastructure space can be quite a big opportunity. We know that India is still very inadequate in terms of its in terms of its infrastructure compared to the kind of growth aspiration जो हम लेके चल रहे हैं हमारे हम सबके लिए. So I think that is how we are thinking about it, and yeah, so we are very constructive on this space, and हमने ये भी देखा है पास्ट में कि infrastructure cycle जब शुरुआत होती है, and if it even continues for 3-4 years, the returns which can be made out of that space significantly outpace the returns which can be made from the rest of the market, क्योंकि वहाँ पे earnings की growth और री-रेटिंग की जो दोनों अपॉर्चुनिटीज होती है वो साथ ही साथ प्ले आउट होती है, एंड दैट प्लेज आउट लॉट मोर स्ट्रांगली. बट साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस इज सिक्लिकल एंड उसमें पिटफॉल्स हो सकते हैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हो, और किस तरीके से रिस्क अवॉइड करते हो, किस तरीके से क्या फ्रेमवर्क अडॉप्ट करते हो इन ऑर्डर टू सिलेक्ट बी द राइट पार्ट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू चेन. तो आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड अस इन द लास्ट सम इयर्स, और हम शायद उसी कारण द फंड हैज बीन एबल टू डू वेल. सो आई थिंक इट इज दैट स्पेस इज बेटर अप्रोच थ्रू अ फंड स्ट्रक्चर देन थ्रू इंडिविजुअल स्टॉक्स. बिल्कुल. चलिए ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. इस बीच लिस्टिंग होने